हेलो साथियों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो कि आपका जो चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद या यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उसका जो फोर्थ सेक्शन है आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम जर्मनी के यूनिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे, इटली के यूनिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि जो है पहले जब नेशनलिज्म नहीं आया था यूरोप के अंदर, तो उस टाइम पर या उससे पहले जर्मनी कैसा था और जो है इटली कैसा था। आफ्टर दैट जब नेशनलिज्म आया तो उसके बाद इन्हें कैसे यूनिफाइड किया गया, कैसे इन्हें जोड़ा गया, या इनके जो भी फ्रेगमेंटेड सेक्शन थे उन्हें कैसे साथ में लाया गया। क्योंकि अगर आप चाहे जर्मनी हो या इटली हो, तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे एरिया पहले प्रोविंसेस में डिवाइड थे। इन सारी बातों को कवर करने के लिए हम आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिससे आपका साथ में रिवीजन चलता रहे। तो हमने पहले ही क्लास में एक पिक्चर के बारे में डिफाइन किया था जिसे यूनिटी ऑफ लिबर्टी बोला जाता है, जो कि फ्रेडरिक सोरियस साहब ने जो है बनाई हुई थी। उस पिक्चर में जो रोमांटिसिज्म क्रिएट किया गया है, जिस लेडीज को वहां पे खड़ा किया गया है, जिसे लिबर्टी बोला गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोला गया है, उनके एक हैंड में लैंप है। एक हैंड में क्या है? लैंप है। और एक सेकेंड दूसरे हैंड में आप देखेंगे कि एक, आप कहेंगे कि जो कैसे से चार्टर है। क्या है? चार्टर है। ठीक है, आखिर ये चार्टर क्या है, इनका मीनिंग क्या है और लैंप का मीनिंग क्या है उस यूनिटी ऑफ लिबर्टी या स्टैचू ऑफ लिबर्टी के केस में? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि लैंप एंड जो भी वो चार्टर है उसका मीनिंग क्या है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज बात करते हैं कि जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो आप सबसे पहले लाइक कर दें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि ताकि हमारी क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखें, अगर हमें जर्मनी एंड इटली के यूनिफिकेशन को समझना है तो इससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी, जैसे कि क्या जर्मनी और इटली को लड़कर के ही जीता गया या यूनिफाइड किया गया, या इसमें डिप्लोमेसी भी हुई? अगर डिप्लोमेसी हुई है तो किस टाइप की हुई है? और आखिर जो मैप है, अगर हम मैप की बात करें, अगर हम मैप को दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये जो है जर्मनी है। और अगर जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी आज से पहले या जो है नेशनलिज्म से पहले ऐसा नहीं था। मतलब कैसा नहीं था? जैसा हम आज देखते हैं। तो कैसा था? ये इस टाइप से था। आई होप आपको क्लियरली मैप दिख रहा होगा। मैं आपको और थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। अब देखें, अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला एरिया है, अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे तो ये एरिया जो इस कलर का है ये 1866 से पहले का एरिया है और ये पर्सिया वाला एरिया है। तो यानी अगर आप बोलें तो ये एरिया, चाहे आपका ये एरिया हो, तो ये जो पूरा एरिया है ये पर्सिया का एरिया था। कब? जब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था जर्मनी का, तब। ठीक है, अगर आप इस येलो वाले सेक्शन को देखेंगे तो ये येलो वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो जिस टाइम पे ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर हो रहा था 1866 में, तो इससे पर्सिया द्वारा कनकर कर लिया गया, कनकर्ड कर लिया गया इस वाले एरिया को। आप ये देखेंगे तो ये वाला एरिया हो, चाहे ये सेक्शन हो, चाहे ये सेक्शन हो। क्लियर है? अब अगर आप इस वाले एरिया को देखें, इस वाले एरिया को गौर करें, तो ये ऑस्ट्रियन टेरिटरीज थी। उस टाइम पे जो ऑस्ट्रो एम्पायर था उसकी टेरिटरी थी। इसमें जर्मन कन्फेडरेशन जो 1867 में बना वो इसमें इंक्लूड नहीं था, एक्सक्लूडेड टेरिटरी थी ये ऑस्ट्रियन की। क्लियर है ये बात? अगर आप और बात करें तो अगर आप इस वाले सेक्शन को देखें तो ये वाला सेक्शन जिस टाइम पे पर्सिया द्वारा ज्वाइन किया गया जर्मन कॉन्फेडरेशन को 1867 में, तो उस टाइम पर ये वाला सेक्शन बना। ठीक है, अगर आप इस वाले सेक्शन की बात करें तो ये साउथ जर्मन स्टेट था जो कि ज्वाइनिंग विद पर्सिया टू फॉर्म जर्मन एम्पायर 1871। तो ये कौन सा रीजन था? ये साउथ जर्मन का रीजन था जो 1871 में ज्वाइन किया गया जर्मन एम्पायर को बनाने के लिए। क्लियर है ये बात? अब अगर जो बाकी बचा हुआ एरिया है, कौन सा एरिया साथियों? ये वाला अगर आप एरिया देखेंगे तो ये एरिया वह एरिया है जो पर्सिया द्वारा जीता गया था फ्रांसो पर्सिया वॉर में 1871 के। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो है, जो मैप है, ये मैप फ्रेगमेंटेटेड है, यानी कि इसका जो है यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। एक तरह से पूरा जो जर्मनी आज का दिखता है, जो पहले जो
1866 से पहले अगर आप देखेंगे तो जो जर्मनी था वो इस तरह से डिवाइड था छोटे छोटे सेक्शंस में। आई होप कि मैप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इटली का भी कुछ केस ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि इटली भी वहां पर क्या था, छोटे छोटे 7 स्टेट में डिवाइड था। चलिए, तो आई होप मैप क्लियर हो गया होगा। तो मैप क्लियर होने से ये मैंने आपको दिखाया मैप में कि जो जर्मनी है, जो आज का आप जर्मनी देखते हैं, ये क्या पहले ऐसा था? तो ऐसा नहीं था। ठीक है, कैसा था? छोटे छोटे एरिया में डिवाइड था। चलिए, अगर ये डिवाइड था, मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे एरिया में डिवाइड जो जर्मनी था, आखिर ये से यूनिफाइड कैसे किया गया, या कौन कौन से ऐसे लीडर्स निकल करके आए जिनके दिमाग में ये बात आई कि भाई जर्मनी को यूनिफाई करते हैं और इटली को यूनिफाई करते हैं। तो कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या कोई एक आर्मी एक नेशन को आर्किटेक्ट कर सकती है? एक पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का आपका। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, अदरवाइज आपको इस क्लास के खत्म होते होते इसका जवाब मिल जाएगा अपने आप से। क्लियर है? तो अगर आफ्टर 1848 की बात करें, 1848 के बाद तो नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। तो एक तरह से अगर देखेंगे तो डेमोक्रेसी के थ्रू भी मूव किया और रिवॉल्यूशन के थ्रू भी मूव किया, यानी कि लड़ाई झगड़े वॉर भी हुए, ठीक है, और डिप्लोमेसी भी हुई। तो आप ये भी ये कहेंगे कि जो जर्मनी है वो केवल और केवल एक तरह से वार का परिणाम नहीं है ना, तो आप ये कहेंगे कि जो है पूरी तरह डिप्लोमेसी का परिणाम है। आप ये कहेंगे कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है, वो जर्मनी का यूनिफिकेशन आपके डिप्लोमेसी एंड वॉरफेयर दोनों का परिणाम है। तो जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी और वॉरफेयर, ठीक है, कि डिप्लोमेसी भी हुई और वॉरफेयर भी हुआ, और तब जाकर के ये जर्मनी आज का जर्मनी बना। क्लियर हो गई ये बात? अगर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंट ओवर यूरोप, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by a elected parliament. तो अगर आप देखेंगे कि जिस टाइम पर मिडिल क्लास जो जर्मन था, उस टाइम पर 1848 में इसे यूनाइट करने की कोशिश की गई थी, इसके डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करने की कोशिश की गई थी, जर्मन कन्फेडरेशन को बनाने की कोशिश की गई थी, जर्मन कन्फेडरेशन को एज ए नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि गवर्न किया जा रहा था एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट क्या थी वहां पर, ठीक है। बट हुआ क्या, अगर ये सारी कहानी हो रही थी, 1848 में ट्राई किया गया था, मिडिल क्लास ट्राई कर रहा था जर्मनी का कि जर्मन कॉन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट बनाया जाए, बट फिर क्या हुआ कि इतना टाइम लग गया कि 1848 में ये सब लोग ट्राई करते हैं और जा करके हमें जर्मनी, आप देखेंगे तो 1866 से लेकर के 1871 के बीच में यूनिफाइड होता दिखेगा, और जा करके फाइनली हमें वो जर्मनी मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो 1848 में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों के हाथ में फेलियर हाथ लगी? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि आखिर क्या जो सारी बातें 1866 से होना चालू हुई, वो सारी बातें 1848 में नहीं हो रही होंगी, तभी फेलियर हाथ लगे होंगे। तो इन सारी बातों को आपको गौर से समझना है, ये सारी बातें हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। This liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Persia. तो जो 1848 में जो मिडिल क्लास था जर्मनी का, अगर उस मिडिल क्लास ने कहीं बात उठाई थी जर्मन कॉन्फेडरेशन की कि एज ए नेशन स्टेट बनाते हैं, तो वहां पर हुआ क्या? वहां पर ये हुआ कि जो लिबरल इनिशिएटिव चल रहे थे, जो सारी बातें चल रही थी, उन बातों को दबाया जाने लगा। कैसे दबाया जाने लगा? कंबाइंड फोर्सेस के थ्रू। जो वहां पर मोनार्कियल पावर थी, जो वहां पे मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, जो वहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठे हुए थे, उन लोगों के थ्रू कंबाइंड फोर्सेस के थ्रू उन्हें दबाया जाने लगा
उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाने लगी। और इसमें जो वहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स थे पर्सिया के, उन लोगों के थ्रू भी क्या किया जाने लगा, इस चीज़ को सपोर्ट किया जाने लगा कि जो है जर्मन कॉन्फेडरेशन को नेशन स्टेट में ना बनने दिया जाए। अब देखो, ना बनने देने से मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। एक बात आप हमारी गौर समझिएगा कि अगर जर्मन कॉन्फेडरेशन को वहां पर ये लोग बनने देते तो जो मोनार्कियल गवर्नमेंट, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, या जो वहां पर सिंपल सी बात है राजा का शासन था, तो वो खत्म हो जाता, यानी एक पर्सन की मोनोपोली खत्म हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, ऐसे दबाया। अगर हम फ्रॉम देन ऑन बात करें, अगर इसके सारी बातें एक साइड रख करके और उसके बाद की बात करें, तो पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो पर्सिया ने फिर आगे चल करके इसको जो है, इस मूवमेंट की लीडरशिप को लीड करने की कोशिश की कि चलो भाई जर्मनी को हम क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, उससे यूनिफाइड करते हैं कि ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड एरियाज हैं उन्हें यूनाइट करके एक बनाते हैं। ठीक है, तो जो इस चीफ मिनिस्टर, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था ऑटो ऑन बिस्मार्क। देखिए, आपको उन हर करेक्टर को याद रखना है जो यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? भाई PYQ उठा के देख लेना, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हों, चाहे आप 10th बोर्ड के एग्जाम वाले हों, वहां से पूछा गया है कि भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क की पर्सनैलिटी के बारे में डिफाइन करिए। या वहां से ये पूछा जा सकता है कि ऑटो ऑन बिस्मार्क का जर्मनी के यूनिफिकेशन में क्या रोल है, या क्या उनकी प्रोसेस रही है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑटो ऑन बिस्मार्क कौन थे, एक मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि आखिर क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो सकता है। Was the architect of this process carried out with the help of Persian army and bureaucracy? तो जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, उन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के जो मूवमेंट था उसे लीड किया और उसे एक आर्किटेक्ट देने की कोशिश की, उसे एक शक्ल देने की कोशिश की। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। तो इन्होंने 7 सालों में 3 वॉर लड़े। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, हमने बोला जर्मनी को आप केवल ये नहीं कह सकते कि जर्मनी केवल वॉरफेयर का नतीजा है, या यूनिफाइड जर्मनी केवल वॉरफेयर का नतीजा है, या आप केवल ये नहीं बोल सकते कि ये केवल डिप्लोमेसी का नतीजा है। आप ये बोलेंगे कि दोनों बातें वहां पर चल रही थी, वहां पर वॉरफेयर भी था और वहां पर क्या था, डिप्लोमेसी भी थी, जो वहां के चीफ मिनिस्टर द्वारा की जा रही थी। विद ऑस्ट्रिया, किस किस के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा, इन्होंने डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा और फ्रांस के साथ भी इन्होंने युद्ध लड़ा। इंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन in January 1871. The Persian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब इतना सा है कि 3 वॉर 7 सालों में लड़े गए, और वो जो वॉर थे किस किस के साथ लड़ा गया? ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा गया, डेनमार्क के साथ लड़ा गया, फ्रांस के साथ लड़ा गया, और 1871 में फाइनली जो है ये प्रोसेस यूनिफिकेशन की कंप्लीट होती है। और जो विलियम फर्स्ट थे, जो पर्शियन किंग थे, उन्हें जर्मन एम्परर का क्या घोषित किया गया? राजा घोषित किया गया। और यहाँ से आप देखेंगे कि ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 इन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, representatives of the army, important Persian ministers including the chief ministers Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors, the palace of Versailles, to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Persia. आप यहाँ देखेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क वगैरह ये सारे लोग गैदर हुए और जा करके वहां पर जो विलियम फर्स्ट थे उन्हें क्या किया? पर्शिया के फर्स्ट राजा के रूप में, जर्मन एम्पायर के फर्स्ट हेड के रूप में चुना गया। ठीक है, उन्हें बना दिया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन द जर्मनी. Persian measures and practices often became a model for the rest of the Germany.
तो जो भी पर्सिया ने वहां पर अपनी अप्रोचेस को अपनाया, अपनी मेजर्स को अपनाया, उन्होंने अपने प्रैक्टिस को अपनाया, तो ये सारी चीजें जो रेस्ट ऑफ द जर्मनी था, जो बचा हुआ जो जर्मनी था, या जो बाकी जर्मनी के आसपास के एरिया थे जिनमें इन्फ्लुएंस था जर्मनी का, उनके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारे मेजर्स क्या बन गए, मॉडल बन गए। ये बात क्लियर हो गई। हमने आपको मैप भी क्लियर कर दिया कि कहाँ पर कौन सा एरिया है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें इटली यूनिफाइड की, तो देखिए इटली यूनिफिकेशन में क्या है, सिंपल सी बात है, आपको कुछ सेम प्रोसेस जर्मनी वाली ही नजर आएगी। अब इससे पहले हम जाएं कि इटली की यूनिफिकेशन की थ्योरी को देखें, तो आप मैप में थोड़ा सा एक नज़र डालिए। हम मैप क्यों दिखा रहे हैं, मैप इसलिए दिखा रहे हैं बच्चा लोग, मेरे साथियों, ताकि आपको एक फ्रेम क्लियर हो जाए कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा था वहाँ पे, और वहाँ पर जो फ्रेगमेंटेड एरिया थे वो क्या कर रहे थे और कैसे वर्क कर रहे थे, ठीक है, और उन्हें यूनिफाई करने की कोशिश क्यों थी। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये तब का एरिया है जिस टाइम पर क्या नहीं हुआ था, जिस टाइम पर इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये आपको सारे के सारे एरिया दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारे एरिया बहुत छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड थे। जैसे अगर आप देखेंगे किंगडम ऑफ बॉस सेलेस्लीज, यहाँ पे पेपल स्टेट था, तो यहाँ पे पोप का राज्य था, ठीक है। तो इन सारे स्टेटस में आप चाहे लंबार्डी देख लें, चाहे परमा देख लें, चाहे मॉडर्ना देख लें, चाहे आप ट्यूसानी देख लें, सैन मारिनो देख लें, वेनिशिया देखें, मोनाको देखें, या चाहे आप यहाँ पर देखें, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल अगर देखा जाए तो जो सार्डिनिया पिडमोंट था, यहाँ पर केवल इटली वाले लोग राज कर रहे थे, बाकी की जगहों पे अलग अलग लोग राज कर रहे थे। यानी ये भी एरिया सर फ्रेगमेंटेड था, बिल्कुल भाई ये भी एरिया फ्रेगमेंटेड था। आप देख सकते हैं कि इस एरिया को दिखाया गया है कि ये भाई 1858 के आसपास का है, ये एरिया 1870 का है, ये 1860, ये 1858 से लेकर के 1860 का एरिया है, ये 1858 वाला एरिया है कि उस टाइम पे जो सार्डिनिया पिडमोंट था, ये जो साउथ सार्डिनिया था वो कैसा था, ये 1866 का एरिया है, ठीक है। तो आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई जो इटली था वो भी फ्रेगमेंटेड था, यानी कि यूनाइट नहीं था, उसे भी यूनाइट किया गया। अच्छा सर, यूनाइट किया गया तो मतलब कि कुछ तो मारकाट हुई होगी। हाँ भाई देखो, अगर आप देखोगे तो ये भी आप एक तरह से कहेंगे ये डिप्लोमेसी एंड वॉरफेयर का नतीजा था, दोनों चीजों का। ऐसा नहीं था केवल कि जो है केवल डिप्लोमेसी हो या जो है वॉरफेयर रहा हो। चलिए, अगर लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, Italians were scattered over several dynasties, states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. तो अगर आप 19th century की बात करेंगे, उस टाइम के मिडिल ऑफ द 19th century की बात करेंगे, तो आपको ये बात नजर आएगी कि जो इटली था वो 7 स्टेट में डिवाइड था, यानी यूनाइट नहीं था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड था, यानी बटा हुआ था, अलग अलग लोग राज कर रहे थे। मैंने बोला कि जो सार्डिनिया पिडमोंट था वहां पर केवल इटालियन प्रिंसली हाउस रह रहा था। सार्डिनिया पिडमोंट ही वहां पर केवल एक एरिया ऐसा था जहां पर इटालियन थे, जहां पर इटली वाले लोग थे। क्या बात क्लियर हो गई? तो सार्डिनिया पिडमोंट कहाँ है सर? सार्डिनिया पिडमोंट अभी हमने आपको दिखाया था, ये रहा, ये वाला एरिया, सार्डिनिया वाला एरिया। केवल ये एरिया एकलौता ऐसा एरिया था जहां पर इटालियन प्रिंसेस राज कर रहे थे, इटालियन प्रिंसली हाउस था। बाकी ये जो भी आप लंबार्डी, विनीशिया, परमा, मॉडर्ना, जितने भी आप एरिया देखेंगे, चाहे पेपल स्टेट हो, यहाँ पर पोप का राज वगैरह आप देखेंगे, तो ये जितने भी 7 स्टेट हैं जो फ्रेगमेंटेड हैं, इन पर अलग अलग लोग राज कर रहे थे। क्या बात क्लियर हो गई? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्टिन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। तो जो सेंटर था जो है ऑस्टिन हैब्सबर्ग का, वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? पेपल स्टेट था, यानी कि वो पोप के द्वारा। द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स। तो सदर्न रीजन बर्बन किंग्स के अंडर में था, ऑफ स्पेन, जो कि स्पेन का इलाका था।
Even Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि जो है इटालियन लैंग्वेज को ही सब लोग एक्वायर कर रहे हों, तो अलग अलग डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस थी और उनमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। अगर आप 1830 के आसपास की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो जिप्सी मैजनी है, जो मैजनी थे, जो जोसेफ मैजनी थे, हैड साउथ टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। तो आपको देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो जोसेफ मैजनी थे उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठाया कि भाई हम जो है इटालियन को, हम जो है इटली को रिपब्लिक बनाएंगे, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर कर दूं कि भाई जितने भी रोल आ रहे हैं, वह चाहे जोसेफ मैजनी हो, चाहे वो ऑटोमन बिस्मार्क हो, चाहे अभी गरिबाल्डी आएंगे, तो इन सबको याद रखना है। इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हमारी क्लासेस क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट की आएंगी तब हम आपको बताएंगे कि भाई जो ये सवाल है इसमें आप एनसीईआरटी से कहाँ से लिखो, आखिर इसका कंटेंट कहाँ पर है, तब वहाँ पे सारी चीज लिंक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर इसका यूटिलाइजेशन कितना है। बट आपको इन दी बिगिनिंग में इतना तो याद रखना ही रखना है मेरे साथियों कि भाई इनकी पर्सनैलिटी आप याद रख सको, इनका रोल याद रख सको, इनका इंपॉर्टेंस याद रख सकें, ठीक है। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under ruler King Viceroy Emmanuel II to unify the Italian state through war. अब देखिए, आखिर इन्होंने जो है, जो वहाँ पे सर्डिनिया पिडमोंट के किंग थे विक्टर इमैनुअल के साथ, उन्होंने कोशिश की कि ताकि एक यूनिफाई इटली बनाया जा सके। अब देखिए, यूनिफाई इटली बनाने का मैटर क्या है? यूनिफाई इटली बनाने से मैटर ये होगा कि भाई जो एक सर्डिनिया पिडमोंट में केवल एक इटालियन प्रिंस हाउस राज कर रहा है, उसका पूरा इलाका वहाँ होगा। सिंपल सी बात है, वहाँ के लोगों के लिए एरिया बड़ा मिलेगा, वहाँ के लोगों के लिए ट्रेड कॉमर्स की बातें अच्छी होंगी, वहाँ के लोगों के लिए बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए भी ये सारी बातें अच्छी होंगी। क्लियर है? तो इस वजह से ये सारी चीजें चल रही थी। इन द आइज ऑफ रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो जो इलाइट क्लास था, जो एलीट क्लास था, वो क्यों चाह रहा था? उन्हें पता था कि सिंपल सी बात है कि अगर इटली बड़ा होगा या इटली यूनिफाइड होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा तो मतलब हम लोगों का डेवलपमेंट, क्योंकि जो एलीट क्लास है उसके पास पहले से रिसोर्सेज थे। बात समझ में आ रही है? तो जो उनके पास रिसोर्सेज थे, सिंपल सी बात है, उनके और क्या होंगे? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस इंक्रीज होगा। तो एलीट क्लास का जो साथ मिल रहा था, वो क्यों मिल रहा था? जोसेफ मैजनी को, ताकि उन लोगों के भी क्या थे? स्वार्थ थे, अपने अपने स्वार्थ थे, मिडिल क्लास के भी अपने स्वार्थ थे। तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी क्लियरली, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नाम आता है, एक पर्सनैलिटी और निकल करके आती है, जो होते हैं चीफ मिनिस्टर काऊर। अब देखो, जो चीफ मिनिस्टर कांट काबूर हैं, इनका भी बड़ा भाई रोल है इटली के यूनिफिकेशन में, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर काबूर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि जब चीफ मिनिस्टर काबूर ने इस चीज का बेड़ा अपने ऊपर लिया तो इनका जो यूनिफाई करने का तरीका था, ना तो रिवोल्यूशनरी था ना वो डेमोक्रेटिक था। तो भाई था कैसा? Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke in French much better than he did Italian. तो वो लोग कैसी लैंग्वेज को यूज कर रहे थे? ज़्यादातर फ्रेंच बोल रहे थे, और फ्रेंच को बहुत अच्छे से बोल रहे थे। किसके कंपेयर में? इटालियन के कंपेयर में। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाई काबूर। तो एक क्या किया गया? एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया गया फ्रांस के साथ, और किसके द्वारा किया गया? ये कांट काबूर के द्वारा किया गया कि सर्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. In 1860, they marched into South Italy
and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. In 1861 की अगर बात करें तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड was proclaimed king of unified Italy. अब देखिए यहाँ पर बातें क्या हैं, ये सर आप क्या रीड करके कुछ बताया तो है नहीं। अब देखिए अब बताते हैं क्या बात हुई कि भाई जब जिस टाइम पर चीफ मिनिस्टर कांट काबूर ने इस बात को क्या किया, इस बात को अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने एक टैक्टफुल डिप्लोमेसी का यूज किया और फ्रांस के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया। ठीक है, दूसरी बात जब आई कि जो है जब जिप्सी ग्रिबाल्डी आते हैं तो जिप्सी ग्रिबाल्डी ने भी क्या किया, जो भी लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स थे उनके लीडरशिप में आए। ठीक है, और 1860 अगर आसपास देखेंगे तो ये लोग जब साउथ इटली की तरफ मूव किया तो इन्होंने दो किंगडम को जीता और उसे जीत करके वहाँ के लोकल पेजेंट्स के अंडर में, स्पेनिश रूलर के अंडर में जो लोकल पेजेंट्स थे, तो उन्हें क्या किया, उनके अंडर में इस चीज को लीड करना चालू किया। और जब ये सारी बातें हो गई तो जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे उन्हें प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को जो यूनाइटेड इटली था उसका किंग 1861 में घोषित कर दिया जाता है। आई होप बात क्लियर होगी। चलिए, however much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high, तो अगर आप देखेंगे जो रेट ऑफ इलिटरेसी था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई था। remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology, और जो कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से कैसा था, अनअवेयर था। तो जो पेजेंट ग्रुप था, जो पेजेंट मास था, हु हैड सपोर्टेड ग्रिबाल्डी, जो ग्रिबाल्डी को सपोर्ट कर रहा था इन सदर्न इटली में, हैड नेवर हर्ड इटालिया, उन्होंने कभी भी इटालिया सुना ही नहीं था। इटालिया है क्या, उनका मानना यह था कि एंड बिलीव्ड दैट ला तालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। मतलब समझ रहे हो आप क्या कहने, मतलब ये है यहाँ पर पूरे जज्बात बदल दिए गए किसानों के द्वारा कि भाई उन्होंने कभी इटालिया सुना ही नहीं, उन्होंने ला तालिया सुना हुआ था। उन्हें लगता था कि ला तालिया विक्टर इमैनुअल सेकेंड की वाइफ है और विक्टर इमैनुअल सेकेंड की वाइफ के लिए हमें लड़ना है। तो जो किसान थे वो क्या थे, लिबरल नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उनसे अवेयर ही नहीं थे। क्या बात क्लियर हो गई? तो उन्हें लग रहा था कि ला तालिया उनकी वाइफ है विक्टर इमैनुअल्स की और उसके लिए हमें लड़ना है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आई होप कि आपको जर्मनी का कन्फेडरेशन का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन क्लियर हो गया होगा क्लियरली। तो आपको इस बात को याद रखना है। अब अगर बात करें द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का ये स्ट्रेंज केस है क्या? देखिए, कहने को तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर किसी भी नेशन का यूनिफिकेशन करना हो, किसी भी रीजन का यूनिफिकेशन करना हो तो ब्रिटेन जैसा होना चाहिए। यानी कि ब्रिटेन जैसा हो, क्यों हो भाई? देखिए, इतना तो यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर पूरे ब्रिटेन को क्या कर दिया गया, एक तरह से यूनिफाई कर दिया गया। कैसे किया गया? तो द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो उनका कहना है, जो कुछ स्कॉलर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर किसी भी एरिया का यूनिफिकेशन करना है तो उस एरिया के यूनिफिकेशन के लिए ब्रिटेन जैसे रूल को या जो वहां पर अपनाया गया हुआ प्रोसेस था उसे अपनाना चाहिए। अच्छा भैया, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, अगर ब्रिटेन के नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की बातें करें, वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपील और रेवोल्यूशन, it was the result of long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot, Irish. All of these ethnic groups had their own culture and political tradition. मतलब सर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी ब्रिटेन के आसपास के रहने वाले लोग थे, देखिए अगर आप आज का ब्रिटेन देखेंगे ना, जैसे यूके बोलते हो आप, यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, जैसे आप ब्रिटेन बोलते हो, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो, ये आज का ब्रिटेन ऐसे नहीं है। इसमें बहुत सारे रीजन ऐसे थे, जैसे आप आयरलैंड का रीजन लेंगे, जैसे आप स्कॉटलैंड का रीजन लेंगे, तो इन रीजन को यूनाइट किया गया है।
तब जा करके आज का यूके बना है। ठीक है, अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें तो अपडेट आई थी कि जो है स्कॉटलैंड में वोटिंग हुई थी कि ताकि वो इंग्लैंड से अलग हो सके, बट उस वोटिंग में स्कॉटलैंड की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, वो ब्रिटेन के साथ ही रहने को रेडी थी। ठीक है, तो ये जो इथनिक लोग थे जिनकी आइडेंटिटी जो है एथनिक थी, एथनिक का मतलब होता है एक ही रेस, एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग। तो चाहे वो वेल्स रहे हों, चाहे वो स्कॉट रहे हों, चाहे वो आयरिश रहे हों, तो इनकी सबके क्या थे, सिंपल सी बात है, कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। तो बट एज द इंग्लिश नेशन, अगर इंग्लिश नेशन के केस में बात करें, स्टेडली ग्रीव इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड power, it was able to extend its influence over the other nations of island। तो अगर आप देखें जो इंग्लिश थे उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जो अदर सेक्शन ऑफ द ब्रिटेन के आसपास के अदर सेक्शन थे उन पे उन लोगों ने इन्फ्लुएंस जमाना चालू कर दिया। कैसे इन्फ्लुएंस जमाया सर? अब देखो, इन्फ्लुएंस जमाने का मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब मान लो आप हमसे इम्प्रेस हो रहे हो या आप हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब कि हमारा इन्फ्लुएंस आप पे गया, तो आपको क्या लगेगा कि यार सर की लैंग्वेज ठीक है, या जो है इनके पढ़ाने का तरीका ठीक है, चलो इन्हीं से पढ़ लेते हैं हिस्ट्री या साइंस। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंग्लिश थे उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका था, वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, चाहे वो वेल्थ के केस में हो, चाहे वो इम्पोर्टेंस एंड पावर के केस में हो। तो ये लोग ऐसे क्या कर रहे थे, ग्रेव कर रहे थे, यानी कि बढ़ रहे थे, यानी कि इनका जो है डेवलपमेंट हो रहा था। और इस डेवलपमेंट की जो कुछ बूंदें थी, जो ड्रॉप ऑफ द डेवलपमेंट था, या जो ड्रॉप ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड पावर थी, जो ड्रॉप ऑफ द वेल्थ थी, इसका जो इन्फ्लुएंस था अदर सेक्शन में, उस आइलैंड के बचे हुए सेक्शन में, रेस्ट ऑफ द सेक्शन में क्या हो रहा था, पड़ रहा था। तो द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का, उसमें इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक क्या हुआ, एक आप कह सकते हैं कि ट्रीटी हुई, या आप कह सकते हैं कि एक सहमति बनी, और उससे जा करके यूनाइटेड ग्रेट किंगडम का या ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ, फॉर्मेशन होता दिखेगा। या आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, मींट इन फैक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है एबल था, योग्य था स्कॉटलैंड पे अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने में। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by the English members। The growth of the British identity meant the Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, तो जो स्कॉटलैंड के एथनिक लोग थे या स्कॉटलैंड के अलग कल्चर को मानने वाले लोग थे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को मानने वाले लोग थे, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे दबाना चालू किया जाने लगा। अब देखो, मतलब कि भाई आप हमारी भाषा बोलोगे, आप हमारे कल्चर को फॉलो करोगे, आप हमारे पॉलिटिकल बातों को फॉलो करोगे, आप हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करोगे, तो इस तरह से इंग्लिश स्कॉटलैंड वालों को दबाना चालू कर देते हैं। द कैथोलिक क्लैंस that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and a large number were forcibly driven out of their homeland। तो आप इस तरह से देखेंगे कि इन लोगों को किस तरह से इनकी भाषा के लिए, इनके ड्रेस के लिए, इनके जो है इनके जो लोग थे उनको किस तरह से क्या किया गया, सप्रेस किया गया और इन्हें दबाया गया, ताकि ये लोग यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो जाएं या इंग्लिश के साथ क्या हो जाएं, मिल जाएं, इंग्लिश के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने लग जाएं, इंग्लिश की लैंग्वेज को फॉलो करें, इंग्लिश के वहाँ के एथनिक कल्चर को फॉलो करें। ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब आयरलैंड भी कुछ इन बातों से अछूता नहीं था। आयरलैंड भी इन्हीं बातों के
लपेट में था और चपेट में था, ठीक है। तो आयरलैंड सफरेड अ सिमिलर फेट। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आयरलैंड था वो एक तरह से दो सेक्शन में डिवाइड था। अब एक कौन थे, एक थे कैथोलिक, यानी कि जो कैथोलिक मतलब होता है जो चर्च को मानने वाले लोग हैं, और एक लोग थे प्रोटेस्टेंट्स। अब देखिए मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर मतलब ये यहाँ पर हुआ मेरे साथियों कि जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप हमें ले लें या हिंदू को ले लें या आप मुस्लिम्स को ले लें, जिस तरह से हिंदू में अगर आप देखते हैं कास्टिज्म सिस्टम है, इसी तरह से आयरलैंड के अंदर भी था। तो आयरलैंड में दो सेक्शन थे, एक कैथोलिक का था, एक प्रोटेस्टेंट का था। अगर आप मुस्लिम में देखेंगे तो आप मुस्लिम में देखते हैं सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, अहमदवी है, अहमदिया है ना। तो ये जैसे ये डिवाइड है, चाहे पसमंदा मुस्लिम की बातें हों, तो ये यहाँ पर क्या मुस्लिम सोसाइटी एक तरह से डिवाइड है। आपको लगता होगा कि मुस्लिम 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 है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम में भी कई सारे सेक्शंस हैं। अगर आप देखेंगे तो बरेलवी अलग हैं, अहमदिया अलग हैं, सिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, पसमंदा अलग हैं। तो इस तरह से मुस्लिम्स के भी सेक्शंस हैं। जिस तरह से हिंदू में बोला जाता है कि हिंदुज्म के अंदर कास्टिज्म सिस्टम है, ठीक है, कि भाई आप अपर क्लास, आप लोअर क्लास, आप मिडिल क्लास, इस तरह से डिवाइड है। तो इसी तरह से इन द सेम वे आयरलैंड में भी दो सेक्शन थे। पहला सेक्शन था कैथोलिक सेक्शन और दूसरा सेक्शन था प्रोटेस्टेंट सेक्शन, ठीक है। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टेबल देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब इंग्लिश क्या कर रहा था, इंग्लिश हेल्प कर रहा था किसकी भाई, प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड को, कि भाई आप स्टेबल कर लो जो डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री है। तो इंग्लिश ने क्या किया, सिंपल सी बात है कि प्रोटेस्टेंट को क्या किया, सपोर्ट किया कि भाई आप जो बाकी बचा हुआ कैथोलिक कंट्री है, जो एक बड़ा लार्जली एरिया है, आप उसमें क्या कर लो, आप उसमें डोमिनेंस अपना जमा लो, आप उसमें अपना कब्जा कर लो, ठीक है। तो कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो भी कैथोलिक रिवोल्ट चल रहा था ब्रिटिश डोमिनेंस के लिए, वो सारी चीजें खत्म करने की कोशिश की गई, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की गई। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोनी and his unified Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। तो आप ये देखेंगे कि इन सारी चीजों को दबा करके, इन सारी चीजों को खत्म करके 1801 में आयरलैंड को फोर्सबिली क्या कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। क्या बात क्लियर हो गई। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture, the symbol of New Britain, the British flag, the national anthem, our noble, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union। तो जो भी इस यूनियन के पार्टनर बने, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो आयरलैंड हो, या कोई भी अदर सेक्शन जो छोटे मोटे सेक्शन थे उस आइलैंड के, उनके लिए एक कॉमन फ्लैग की बातें होने लग गई। उन्होंने कॉमन फ्लैग बना लिया, उनके नेशनल एंथम बन गए, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बन गई, और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। चलिए यहाँ पर तो हमने आपको एक यूनाइटेड किंगडम के बनने की छोटी सी कहानी को समझाया, बट हम एक अलग से सेक्शन लेकर आएंगे और उस क्लास में हम आपको पूरा जो आप एक तरह से देखेंगे कि एक अलग ही जो यूनाइटेड किंगडम बना उसकी पूरी प्रोसेस को और अच्छे तरह से डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करना है, आपको पता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको क्या हो, आप सिंपल सी बात है हमारी क्लास को इजीली फाइंड कर सकें, आपको हमारी क्लास इजीली मिल सके। तो अगर यहाँ पर एक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, करेक्ट द आर्टिस्ट हैज portrayed Garibaldi as holding on to the base of the boot so that the king of Sardinia Piedmont can enter it from the top. Look at the map of the Italy once more. What statement is this caricature making? तो कह रहा है कि ये जो है एक पिक्चर है, इसमें जो है आपको देख रहा होगा गरीबाल्डी हेल्प कर रहा है किंग की क्या शूज बांधने में या बूट को बांधने में। तो कह रहा है कि इसके थ्रू आप क्या देखो, एक बार मैप को देखो और वहां से बताओ कि आखिर इस पिक्चर का मतलब क्या है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप आंसर देने में कामयाब रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहे तो हम आपको इसका जवाब देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।